नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। अपनी राजनीति में इन दिनों एक बड़ा वर्ग बेचैन है। राष्ट्रीय राजनीति के कई विरोधी दिग्गजों को समझ में नहीं आ रहा है कि नरेंद्र मोदी को कैसे हैंडल करें। मोदी लगातार हर दिन फोकस में रहते हैं, एक के बाद एक जनता से जुड़ने के प्रोग्राम दे रहे हैं। वे यह आह्वान भी करते हैं कि राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में सोचा जाए। लाल किले के 15 अगस्त के भाषण में उन्होंने पिछली तमाम सरकारों को श्रेय दिया। स्वच्छ भारत का प्रोग्राम शुरू किया तब भी मोदी की यह अप्रोच थी। कांग्रेस सहित तमाम विरोधी पार्टियों के लिए यह एक उलझन वाली बात है। तमाम पार्टियों ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ कटु राजनीति की है। सभी स्थायी निंदक रहे हैं, इसलिए ये मोदी की हर बात और हर काम में मीन मेख निकालते हैं। प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा हो या उनके प्रोग्राम, सब पर कांग्रेस की टिप्पणी या तो मीन मेख वाली रही है या कहा गया कि यह तो हमारे प्रोग्रामों की नकल है। शायद इसी को समझते हुए नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत प्रोग्राम के भाषण में पिछली सरकारों के भी भरपूर प्रयास करने की बात कही। फिर कहा सभी इसे अपनाएं, सहयोग करें। मतलब राजनीति में भी सबको साथ लेने, सबको साथ आने का मोदी आह्वान कर रहे हैं। क्या ये संभव है? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के विस्तार की चर्चा शुरू होते ही मंत्री पद के दावेदारों की भागदौड़ शुरू हो गई है। राजस्थान, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के नेताओं की उम्मीदें सबसे ज्यादा बढ़ी हैं। हालांकि कोई नेता अपने नाम को लेकर भरोसे में नहीं है। सब मान रहे हैं कि जिस तरह से कैबिनेट बनाते समय मोदी ने चौंकाने वाले फैसले किए, वैसा ही विस्तार में भी होगा। महाराष्ट्र में अगर भाजपा सरकार बनाती है तो नितिन गडकरी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र के कोटे में गए दोनों बड़े मंत्रालय ग्रामीण विकास और सड़क परिवहन खाली हो जाएंगे। इनके लिए महाराष्ट्र के कई नेताओं की दावेदारी बताई जा रही है। हंसराज अहीर और किरीट सोमैया का नाम चर्चा में है। शिवसेना से दोबारा गठबंधन होने पर भी एक मंत्री उनके कोटे से हो सकता है। इसी तरह झारखंड से पहली बार जीते जयंत सिन्हा के मंत्री बनने की चर्चा है, लेकिन चुनाव और स्थानीय समीकरण को देखते हुए दो और सांसदों निशिकांत दुबे और रविंद्र राय का नाम भी दावेदारों में है। बिहार से सीपी ठाकुर, अश्वनी चौबे, राजीव प्रताप रूढ़ी, आर.के. सिंह और रामकृपाल यादव दावेदार बताए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल से एस.एस. अहलुवालिया, हिमाचल से अनुराग ठाकुर, उत्तराखंड से रमेश पोखरियाल निशंक और राजस्थान से वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत को दावेदार बताया जा रहा है। पार्टी के जीते हुए सांसदों से अलग अरुण शौरी, सुरेश प्रभु, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे कुछ नामों की भी चर्चा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में मोदी बनाम अन्य का मुकाबला बनवाने में कामयाब रहे हैं। मोदी और अमित शाह सहित बीजेपी के सभी नेताओं ने ऐसा प्रचार किया मानो दोनों राज्यों का चुनाव अकेले मोदी लड़ रहे हैं। इसका नतीजा ये हुआ है कि बीजेपी विरोधी सभी पार्टियों ने स्थानीय मुद्दों और नेताओं को छोड़कर मोदी को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हरियाणा में कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी की सहयोगी रही हरियाणा जनहित कांग्रेस के निशाने पर मोदी है। मोदी ने हजका को छोड़कर बाकी दोनों पार्टियों पर हमला किया और भ्रष्टाचार व गुंडागर्दी के आरोप लगाए। इसके जवाब में कांग्रेस और इनेलो ने मोदी को निशाना बनाया। उनके 100 दिन के राजकाज को विफल बताया, ध्रुवीकरण कराने का आरोप लगाया और ये भी कहा कि वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में शिवसेना, मनसे, एनसीपी और कांग्रेस चारों पार्टियों के निशाने पर मोदी हैं। मोदी अपनी ओर से उद्धव व राज ठाकरे पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इन दोनों ने उन पर हमला किया है। इसी तरह पृथ्वीराज चौहान और शरद पवार दोनों मोदी को निशाना बना रहे हैं। बीजेपी नेता अपनी रणनीति की सफलता से खुश हैं। उनको पता है कि मोदी से मुकाबला बनवाकर उन्होंने आधी लड़ाई जीत ली है। मोदी के नाम पर बीजेपी को अब भी एक मुश्त वोट मिलने की उम्मीद है। बीजेपी ने इस तरह से राज्यों में मजबूत नेता की कमी को दूर कर लिया है। दिल्ली में सरकार बनाने या नहीं बनाने का अंतिम फैसला करने के लिए भाजपा कुछ और इंतजार करना चाहती है। बताया जा रहा है कि पार्टी के प्रदेश के नेताओं ने इस मामले में राष्ट्रीय नेताओं के साथ विचार विमर्श किया है, लेकिन एक तो पार्टी के तमाम बड़े नेता महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में बिजी हैं और दूसरे उन्हें बहुमत साबित करने के बारे में वास्तविक हालात का अंदाजा नहीं लग पा रहा है। और तीसरी बात यह है कि उपराज्यपाल की ओर से भाजपा को मौका देने के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को लिखी चिट्ठी का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। भाजपा के जानकार सूत्रों का कहना है कि पार्टी हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजों का इंतजार कर रही
है। अगर दोनों राज्यों में भाजपा सरकार बनाने की स्थिति में आती है तो दिल्ली में चुनाव की घोषणा हो सकती है, लेकिन अगर भाजपा उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं करती है तो जैसे तैसे सरकार बनाने का जुगाड़ होगा। पर यह रणनीति इस बात पर निर्भर है कि 10 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच क्या कहती है। अदालत 2 बार केंद्र सरकार को समय देकर मामला टाल चुकी है। इस बार अदालत ज्यादा सख्त रुख ले सकती है। जानकार सूत्रों का कहना है कि इस बार सरकार राष्ट्रपति के जवाब की कोई तारीख बता सकती है। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और उसके साथ साथ अपनी पुरानी सहयोगी शिवसेना और राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से मुंबई को लेकर लगाए जा रहे आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में उनके रहते कोई भी ताकत न तो महाराष्ट्र का बंटवारा कर सकती है और न मुंबई को महाराष्ट्र से अलग कर सकती है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र की सभी पार्टियां आरोप लगा रही है कि भाजपा महाराष्ट्र का बंटवारा करना चाहती है और मुंबई को अलग करके गुजरात में शामिल करना चाहती है। नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल धुले की चुनावी सभा में शिवसेना और मनसे की बजाय कांग्रेस का नाम लेकर कहा कि कांग्रेस के नेता पहले प्याज और कपास के बारे में झूठ फैलाते रहे हैं और अब उन्होंने यह झूठ फैलाना शुरू कर दिया है कि भाजपा महाराष्ट्र का बंटवारा करना चाहती है। हालांकि कांग्रेस के बजाय उद्धव और राज ठाकरे इस बात का ज्यादा प्रचार कर रहे हैं। राज ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र का बंटवारा मोदी का छिपा एजेंडा है। मोदी ने सवालिया अंदाज में कहा कि क्या कोई शिवाजी की भूमि को बांट सकता है। मोदी ने कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति के लिए भाजपा को वोट देने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और एनसीपी पर भ्रष्टाचार फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब इन दोनों के 15 साल के पाप को धोने का समय आ गया है। जलगांव के इरडोल में एक चुनावी सभा में मोदी ने कहा कि 15 अक्टूबर कांग्रेस और एनसीपी के 15 साल के राज के पाप को धोने का त्योहार है ताकि भ्रष्टाचार और बर्बादी के राज को खत्म किया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 15 साल में कांग्रेस एनसीपी सरकार ने सबको लूटा है। मोदी ने आरोप लगाया कि इस सरकार ने बच्चों का निवाला छीन लिया, खेतों को प्यासा रखा और किसानों के लिए तैयार बिजली छीन ली। मोदी ने आरोप लगाया कि इस सरकार की 15 साल की नीतियों के कारण गाँव से शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मोदी ने एक बड़ी चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार छोटे छोटे लोगों के लिए बड़ा काम करने को प्रतिबद्ध है। नरेंद्र मोदी भले अपनी पुरानी सहयोगी शिवसेना के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन शिवसेना की ओर से हमला जारी है। आज फिर शिवसेना ने नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया है और कहा है कि वे अपने दफ्तर का कामकाज छोड़कर महाराष्ट्र में प्रचार कर रहे हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि मोदी भाजपा के कद्दावर नेता हैं, लेकिन प्रदेश में कोई जाना पहचाना चेहरा नहीं होने की वजह से उन्हें मजबूरी में अपना काम धाम छोड़कर रैलियां करनी पड़ रही हैं। शिवसेना ने यह सवाल भी उठाया कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने महाराष्ट्र के लिए क्या किया है। शिवसेना ने लिखा है कि अगर मोदी की इतनी लोकप्रियता है तो उन्हें दिल्ली में काम छोड़कर महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में 25-30 रैलियां करने की क्या जरूरत है। वे दिल्ली में रहकर लोगों से अपील करते और लोग उनकी बात सुन लेते। सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि किसी प्रधानमंत्री का गांव-गांव जाकर वोट मांगना अच्छा नहीं लगता है। पहले भी शिवसेना ने कहा था कि अगर महाराष्ट्र में भाजपा की लहर है तो मोदी की इतनी रैलियां क्यों हो रही हैं। मनसे के नेता राज ठाकरे ने भी कहा था कि मोदी महाराष्ट्र में रैली करेंगे तो दिल्ली में उनका काम कौन करेगा। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने उनकी जमानत की अपील खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत साफ निर्देश है कि भ्रष्टाचार के मामलों को फास्ट ट्रैक पर रखा जाए। हालांकि अभियोजन पक्ष ने भी कह दिया था कि उसे जयललिता को सशर्त जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। उनको अभी बेंगलुरु की जेल में ही रहना होगा। बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने 28 सितंबर को उन्हें भ्रष्टाचार के एक 18 साल पुराने मामले में दोषी करार देते हुए 4 साल की सजा सुनाई थी। मशहूर वकील राम जेठमलानी ने उनकी जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई की अपील की थी, जिसकी वजह से 1 अक्टूबर को अवकाशकालीन बेंच ने यह मामला सुना था और इस पर सुनवाई 7 अक्टूबर तक के लिए टाल दी थी। आज हाईकोर्ट की नियमित बेंच ने भी उनको जमानत नहीं दी है। जयललिता को जमानत नहीं मिलने से एक बार फिर तमिलनाडु में तनाव पैदा हो गया है। कांग्रेस के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने केरल कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि केरल के कांग्रेस नेताओं को लगता है कि वे बाहर से आए हैं, इसलिए वे उनको निशाना बनाते हैं। थरूर ने कहा कि केरल के जो कांग्रेस नेता उनको भाजपा और नरेंद्र मोदी का समर्थक बता रहे हैं, उन्होंने न तो उनकी बात को समझा है और न उनसे बात करना जरूरी समझा है। उन्होंने कहा कि केरल के नेताओं को उन्हें समझने में दिक्कत आ रही है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अति सक्रियता बाकी राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनौतीपूर्ण है। विरोधी नेताओं और पार्टियों को समझ में नहीं आ रहा है कि मेक इन इंडिया, विदेश यात्राओं, स्वच्छ भारत आदि की तमाम बातों का कैसे आक्रामक विरोध हो। विरोधी या तो मीन मेक निकालते हैं या मौन साधा हुआ है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में विपक्षी पार्टियों के नेताओं को दुविधा में डाला हुआ है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वे मोदी की बातों का कैसे जवाब दें। चुनावी भाषण का तो जवाब दिया जा सकता है, लेकिन देश हित की चाशनी में लपेटकर जो कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं या देश का नाम ऊंचा करने के नाम पर जिन बातों को प्रचारित किया जा रहा है उसका कैसे जवाब दिया जाए, यह विपक्ष की सबसे बड़ी चिंता है। प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की जयंती को राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान से जोड़ दिया। वे देश में साफ सफाई की अपील कर रहे हैं। विपक्ष इसकी कैसे आलोचना कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा यह कहा जा रहा है कि यह लक्ष्य बहुत मुश्किल है और इसे हासिल करने का ब्लूप्रिंट सरकार के पास नहीं है, लेकिन इससे मोदी की मंशा पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। उन्होंने सभी पार्टियों से इसमें जुड़ने की अपील की है। अपनी ओर से उन्होंने कांग्रेस के सांसद और पूर्व मंत्री शशि थरूर को इस अभियान से जोड़ा। इसे लेकर कांग्रेस में घमासान मचा है। अल्पसंख्यकों के प्रति उनके नजरिए को लेकर आलोचना करने वालों के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि 2 अक्टूबर को उनके मंच पर आमिर खान मौजूद थे और उन्होंने अपने अभियान के 9 लोगों में सलमान खान को जोड़ा। ध्यान रहे, लोकसभा चुनाव के समय सलमान खान ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वे कांग्रेस को वोट करेंगे। इसी तरह वीजा पाबंदी हटने के बाद मोदी पहली अमेरिका यात्रा पर गए तो वहां रॉक स्टार की तरह उनका स्वागत हुआ। पूरा अमेरिकी भारतीय समुदाय उन्हें देखने सुनने के लिए उमड़ पड़ा। उनकी इस अमेरिका यात्रा की जैसी कवरेज हुई वो अभूतपूर्व थी। भले अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से द्विपक्षीय बातचीत में ठोस कुछ हासिल नहीं हुआ है, लेकिन सभी मसलों पर ठोस बातचीत की पहल हो गई है। सामरिक सहयोग से लेकर रक्षा उत्पादन, परमाणु नीति और आर्थिक मसलों पर आने वाले दिनों में समझौते होंगे। ऐसे ही प्रधानमंत्री ने वित्तीय समावेश के लिए जनधन योजना की शुरुआत की है और मेक इन इंडिया अभियान की भी शुरुआत की है। इसमें मुख्य विपक्षी कांग्रेस के पास आलोचना के लिए कुछ नहीं है, तो उसने यह कहा कि मोदी उसकी योजनाओं को लेकर अपनी रीपैकेजिंग और रीब्रांडिंग कर रहे हैं। अगर यह बात है तो कांग्रेस किसी हाल में इन योजनाओं की आलोचना नहीं कर पाएगी। सो कुल मिलाकर मोदी ने कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों को दुविधा में डाला हुआ है। वे लगातार जनता से जुड़ने वाले काम कर रहे हैं। शिक्षक दिवस पर बच्चों से सीधे बात करने का मौका हो या दशहरा के दिन रेडियो से मन की बात करने का मौका हो, उन्होंने अपने को आम लोगों से जोड़ा है। इससे उनको ताकत मिल रही है। लोग उन पर भरोसा कर रहे हैं। उन्हें अपने वायदे पूरे करने के लिए और समय देना चाहते हैं। यही विपक्ष की सबसे बड़ी चिंता है। विपक्ष का कहना है कि मोदी वादे पूरे नहीं कर रहे हैं, सिर्फ भाषण दे रहे हैं, लेकिन जनता अभी यह बात सुनने के मूड में नहीं दिख रही है। लोगों से सीधे जुड़ने की नीति का यह फायदा हुआ है कि उनकी मंशा पर सवाल नहीं उठ रहे हैं। अब एक ब्रेक है, उसके बाद राजनीतिक सर्वानुमति के मसले पर चर्चा करेंगे। क्या स्वच्छ भारत अभियान में तमाम राजनीतिक दलों, तमाम राज्य सरकारें एकजुट होकर काम कर सकती है? इसे राजनीतिक आम राय से सर्वानुमति वाला जन अभियान बनाया जा सकता है। नरेंद्र मोदी और भाजपा ऐसा चाहेंगे, मगर कांग्रेस और बाकी दल कैसे इनको वाहवाही का मौका दे? परस्पर राजनीतिक विरोध और संकोच की गुत्थियां बहुत जटिल है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र कपूर है। वीरेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रोच में अब आम राय से राजनीति, आम राय से कुछ कार्यक्रम जैसे स्वच्छ भारत है, या जैसे उन्होंने 15 अगस्त को जो भाषण दिया था उसमें पिछली सरकारों को श्रेय दिया, इस सब में एक अप्रोच आम राय से कुछ मुद्दों पर काम होने की बात है। क्या संभव है कि भारत की राजनीति में आम राय से कुछ काम आगे हो? देखिए, ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जब पावर में आए थे तो ऐसा लगता था लोगों को कि ये इनका जो है कोई लॉटरी निकल आई है, पर ये ज़्यादा दिन चलेंगे नहीं। और विरोधी जो ये सोच के बैठे थे, जो क्योंकि विरोधी सुबह शाम गाली देते रहे, उनको एक बहुत कटु आलोचक, बहुत निंदक थे, बिल्कुल ऐसा मानते रहे कि बहुत घटिया आदमी हैं, मैस मर्डरर हैं। अब मोदी अपना काम करते रहे गुजरात में, और जब वो प्रधानमंत्री बने तो अगर हमने सोच लिया था कि ये तो गलत आदमी है, वो अब मुझे अचंबा ये हो रहा कि 4 महीने में ऐसा कुछ उसने ऐसे काम ही नहीं किए जिससे कि मेरी जो धारणा, गलत धारणा है, वो सिद्ध हो जाए। मुझे हैरानी हो रही, मैं मन ही मन देख रहा हूँ कि ये वो आदमी है जिसको हम इतनी आलोचना करते थे। हाँ। आज वो जो क्रिटिक है मीडिया में और बाहर जो हैं, वो भी सब हैरान हैं। और
वो निट पिकिंग कहते हैं ना कि भी सब कुछ ठीक लिखा, एक कॉमा रह गया है, आप तो जानते हैं, तो कॉमा नहीं था। अरे भाई बहुत अच्छा, जब 100 में से 99 नंबर का एक ऐसे लिखा है एक बच्चे ने, पर बच्चे तुमने एक कॉमा रह गया वहां पर फलां सेंटेंस में, तो इस तरह की निट पिकिंग करते हैं। मतलब ये कि एक मनोवैज्ञानिक दिक्कत है जो कि अभी कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, जो मेन जो विरोधी पार्टी है, अगर वो अच्छा करती है, अरे हमारा प्रोग्राम ले लिया है, अरे तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि तुम्हारा प्रोग्राम ले लिया। तो अगर वो तुम्हारा प्रोग्राम था और अच्छा प्रोग्राम था तो भाई तुम हारे क्यों? इस आदमी को देखिए कि वो गलतियां नहीं की जो मोरारजी देसाई ने करी थी 77 में चरण सिंह जी के कहने पे जो और नारायण के कहने पे। इनको ये हैरानी है कि अच्छा होता कि ये जो है अपने विरोधियों के खिलाफ एक अभियान छोड़ते, उसी में उलझ जाते। ये होशियारी से देश निर्माण में लग गए और उसमें तकलीफ हो रही है, ये कई लोगों को गवारा नहीं है। जी नहीं तो उसमें, लेकिन एक कही है कि भाई जैसे आर्थिक मामले हैं, क्योंकि बजट संसद सत्र के अंदर ये नजर आया कि संसद सत्र में कांग्रेस या आर्थिक मुद्दों के ऊपर कांग्रेस ये कहती रही कि भाजपा ने हमें कोई सहयोग नहीं दिया था, तो हम सहयोग की कैसे अप्रोच अपना। नहीं, उसमें भी आप बजट की बात करिए आपने, बजट का क्या क्रिटिसिज्म है? अरे हमारा बजट है, ये तो हम ही कह रहे थे। तो आपको क्या आपत्ति है कि अगर आपका बजट सरकार ने मान लिया, अपना लिया, तो आपको खुशी होनी चाहिए। पर प्रॉब्लम क्या है कि मैं क्योंकि विरोधी हूं तो मैं ये सोच के चलता हूं कि मेरा काम है ईंट और पत्थर सड़क से इकट्ठे करूं और जब भी कोई सरकार का आदमी आए उस पर मारूं। नहीं, ये तो आमतौर पर विरोध की सबकी, भले बीजेपी जब विरोध में होती तब भी ये प्रॉब्लम थी। भी गलत कर रही थी, बीजेपी ने भी कुछ काम विरोध में बैठ के ऐसे किए जो अब वो खुद पछता रही होगी। जिस तरह के एफडीआई जो है उसकी कैप बढ़ानी है, 49% करनी है, मैं उसमें नहीं। पर उससे पहले जब वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो आप देखिए कांग्रेस का क्या, बीजेपी ने जो पिछले दिनों 10 साल यूपीए का किया वो बिल्कुल वही किया जो कांग्रेस ने वाजपेयी सरकार के साथ 6 साल किया। देखिए इस देश में इतनी समस्याएं हैं, बाई पार्टीजनशिप अगर हो जाए, अब स्वच्छ भारत का ही आपने जिक्र किया, स्वच्छ भारत को किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अरे आप जानते हैं कि देश में गंदगी है, आप ये जानते हैं करोड़पति का मकान है, अंदर महल होगा और उसके दरवाजे पे जो है गंदगी पड़ी रहेगी। और ये सब जो एक मानसिक स्थिति भी है, मानसिक स्थिति भी है। आप दिल्ली जैसे शहर में, बंबई जैसे शहर में देखेंगे बड़ी अच्छी बिल्डिंग है, उसकी जो सर्विस लेने जो सीढ़ियां जाती हैं इमरजेंसी के लिए, उसमें देवी देवताओं की तस्वीर लगा देते हैं ताकि वहां थूके नहीं लोग, थूके नहीं, पान नहीं थूके। तो ये सब जो है ये ऐसी कोई पॉलिटिकल इश्यूज नहीं, लेकिन पॉलिटिकल, लेकिन मुद्दा ये आता है कि प्रधानमंत्री अब विपक्ष के साथ एक तरह की, भाई इन मामलों में कोई ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक दिक्कत ये भी, प्रधानमंत्री, ये जो प्रधानमंत्री हैं मैं सोचता हूं कि काफी चतुर हैं। ये विपक्ष को बाईपास करके जनता से सीधा, माफ करिएगा, हम और आपको भी बाईपास करके ये जनता से दो टूक बात करते हैं, जनता की बात करते हैं, जनता से ही बात करते हैं। उन जो इंटरमीडिएट था, जो मीडिया था, उसको उन्होंने मोरलेस इग्नोर कर दिया और अपोजिशन ने खुद अपने आप को निकम्मा बना लिया। अगर अच्छा काम करेगा और बोलेगा कि अच्छा काम कर रहे हो, तो मैं जब बुरा काम करेगा मेरी आवाज में थोड़ी सी स्ट्रेंथ होगी। पर मेरा जब काम ही ये है कि गाड़ी समय में पहुंचे तब भी मैंने उस गाड़ी का क्रिटिसाइज करना है, ना पहुंचे तब तो करना ही है। अपोजिशन को अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, इसलिए बदलना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी में आपको ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो जनता से सुबह शाम रात दिन कांटेक्ट बना के वो विपक्ष की सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसको कैसे काउंटर करें। अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी। अब आप पर एक अप्रोच में, लेकिन एक तो विपक्ष का भी ये कहना है कि भाई एक तरफ इस तरह की सोच है कि भाई बाईपार्टीजन होना चाहिए, सर्वानुमति, आम राय, इस तरह के बड़े मुद्दे पे हो, दूसरी तरफ विपक्ष को आप विपक्ष का दर्जा नहीं दें संसद में या उसमें तमाम बातें में आप उसको हाशिए में रखें। फिर ऐसी बात नहीं है। अगर उसमें ना मोदी कुछ कर सकता है, ना कोई और कर सकता है, ना स्पीकर लोकसभा कर सकता है। जब आपने प्रोविजन करी कि 110 सीट्स आनी चाहिए लोकसभा में, तो उसके बावजूद अगर आप मांगते हैं तो आपकी गलती है। आपने जो है 60 साल में से 45-50 साल जो राज किया, तो आपने कब दिया था? क्योंकि कानून जो बना हुआ है उसको आप देखिए। तो विपक्ष जो है अच्छा रोल, अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं विपक्ष के नेता बने जाके कहीं 90s में, पर मैं मानता हूं कि पंडित नेहरू के समय से अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के बड़े फोर्सफुल और
बिल्कुल प्रभावित नेता थे, इन्फ्लुएंशियल थे। उनकी आवाज चाहे उनके उस पार्ट लोकसभा में कुछ भी नहीं हो, संख्या भी नहीं हो, तो जरूरी नहीं है कि मैं अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं हूं, मैं ऑर्डिनरी मेंबर भी हूं, अगर मुझे कंट्रीब्यूट करना है तो मैं कर सकता हूं। आपके अनुसार इस मुद्दे के ऊपर, बाई पार्टीशन वाला, सर्वानुमति, आम राय वाले मुद्दे के ऊपर, या नरेंद्र मोदी को बाकी विपक्षी दल या बाकी राजनीतिक दल कैसे हैंडल करें, इसके पैरामीटर, इसकी कसौटियां क्या, कुछ मुख्य बातें क्या? मैं नहीं मानता कि नरेंद्र मोदी अपनी नींद गवाते हैं कि मुझे उसका सहयोग चाहिए, वो खुद अपने अकेले बहुत है। कांग्रेस मुझे क्या कहेगी या कैसे होगा, वो अपने काम लग गए। वो जानते हैं कि अगर मैं ठीक काम करूंगा तो जनता मुझे सराहेगी। मतलब वो सीधे जनता से ही के ही बूते वो सब करवा लेंगे, ये एक उनमें कॉन्फिडेंस है, और इस कारण बाकी राजनीति हाशिए में। डेमोक्रेसी में इवेंचुअली तो जनता आपको क्या जो उसी की अहमियत है। ये पक्की बात है कि सहयोग अगर मिलेगा तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा ये नहीं कि मतलब कांग्रेस भी फिर बड़ी लाइन खींच के, राजनीति जो होनी चाहिए लाइन अपनी लाइन बना के दूसरा उस पर बड़ी लाइन करे। अब जो है कांग्रेस और बीजेपी में, मानिए नहीं मानिए, सिर्फ कागज पे ही फर्क है। इकोनॉमिक पॉलिसी हो, फॉरेन पॉलिसी हो, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आइडियोलॉजी जो है, जो वो तो राजनीति में अब है ही नहीं। केवल ये कि जनता में अप्रोच के नाते आप कैसे करेंगे व्यवहार, ये निर्णायक होगी बात। 40 साल समाजवाद के नाम पे जो देश को लूटा गया, उसके बाद 1990 में नरसिम्हा राव ने जो लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन करी, वो कांग्रेस अभी उसी पर चल रही है, उसी को खा रही है। बीजेपी तो शुरू से लिबरलाइजेशन की जो है सपोर्टर रही है। जी वीरेंद्र जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।